तो HBr की जब HBr HCl की जब एल्कीन के साथ रिएक्शन होगी तो उसमें कार्बोकेटायन बनता है और ज्यादा अमाउंट में मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है और फिर उस मोर स्टेबल कार्बोकेटायन के बनने के बाद उसमें हैलाइड ग्रुप ऐड होता है। हैलाइड ग्रुप के एडिशन के बाद अपन को एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा 2-ब्रोमोप्रोपेन। 2-ब्रोमोप्रोपेन यहां पर मेजर प्रोडक्ट होगा। 1 डिग्री कार्बोकेटायन के कोरिस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट मिलेगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा। 1-bromopropane would be minor product. तो एल्कीन के साथ जब HBr या HCl की रिएक्शन होती है तो कार्बोकेटायन बनता है, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन के कोरिस्पॉन्डिंग मेजर प्रोडक्ट बनता है और इस तरह के प्रोडक्ट को अपन मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बोलते हैं। मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर हैलोजन ग्रुप का अटैच होना या न्यूक्लियोफाइल का अटैच होना वो मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट कहलाता है। मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर डबल बॉन्ड में अगर आप देखें तो ये वाला कार्बन 1 डिग्री कार्बन था और ये वाला कार्बन 2 डिग्री कार्बन था। ये वाला कार्बन लेस सब्स्टिट्यूटेड था, ये सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड था और ये वाला कार्बन मोर सब्स्टिट्यूटेड था, ये 2 और कार्बन एटम से अटैच्ड था। मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर जब हैलोजन ग्रुप अटैच होता है या कोई न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है तो उस प्रोडक्ट को अपन मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट कहते हैं और लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर अगर अटैच हो तो उसको अपन एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट कहते हैं। यहां पर मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट यहां पर माइनर प्रोडक्ट होगा। लेकिन इस रिएक्शन के बारे में जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि इसमें कार्बोकेटायन इन्वॉल्व है और अगर कार्बोकेटायन इन्वॉल्व है तो वो रीअरेंज भी कर सकता है। जैसे अगर इस तरह की रिएक्शन हो, इस एल्कीन में HCl का एडिशन करा रहे हो तो अपन डायरेक्टली ये सोचें कि इस मोर सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पर ही क्लोरीन मिलेगा और वही मेजर प्रोडक्ट होगा, तो ये अपनी गलती होगी। ये बात जरूर है कि कार्बोकेटायन बनेगा, पर जो कार्बोकेटायन शुरू में बन रहा है वो एक 2 डिग्री कार्बोकेटायन है और ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन रीअरेंज करके अगर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो सकता है तो वो रीअरेंजमेंट करवाया जाएगा। कार्बोकेटायन के कार्बन से अगर H- या CH3- की शिफ्टिंग के जरिए एक मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बन सकता है तो वो प्रोसेस हमेशा ही होगी और फास्ट होगी। कार्बोकेटायन का बनना एक स्लो स्टेप होगा लेकिन कार्बोकेटायन का रीअरेंज हो जाना एक फास्ट स्टेप होगा। ध्यान रहे हर उस केस में रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन होगा जिसमें कार्बोकेटायन मोर स्टेबल बन रहा हो। तो यहां पर CH3- की शिफ्टिंग होगी जिसको अपन मिथेनाइड शिफ्ट कह सकते हैं। मिथेनाइड शिफ्ट। और इस मिथेनाइड शिफ्टिंग के बाद ये जो कार्बोकेटायन बना है ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी आप अल्फा हाइड्रोजन्स काउंट करके जज कर सकते हैं। क्या आप में से मुझे कोई बताएगा कि जो पहला कार्बोकेटायन बना था उसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन्स थे? उसके इस वाले अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन्स थे, इस वाले अल्फा कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं था, यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन थे ओवरऑल। ठीक है, आशिमा म्यूट करो अपने आप को। और जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना है 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो बना है उसके लिए 3 + 3 + 1
आप देख सकते हैं 7 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतना ही वो कार्बोकेटायन स्टेबल होगा। तो HCl या HBr के एडिशन के जरिए एल्काइल हैलाइड जरूर बन सकते हैं, लेकिन यहां पर कार्बोकेटायन इन्वॉल्व है, और आपको जब भी कार्बोकेटायन इन्वॉल्व होगा तो आपको रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना होगा। यहां पर रीअरेंज्ड कार्बोकेटायन से मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। जो नॉन रीअरेंज्ड कार्बोकेटायन है उससे आपको माइनर प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो एल्कीन के साथ HCl या HBr की रिएक्शन से एल्काइल हैलाइड्स ऑब्टेन होते हैं। इसके अलावा अगर लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर हैलोजन अटैच करवाना है तो फिर अपन HBr को परऑक्साइड की प्रेजेंस में यूज करते हैं। HBr को परऑक्साइड की प्रेजेंस में यूज करने से लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर हैलोजन अटैच हो जाता है। इस प्रोडक्ट को अपन एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट कहते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, जो कि यहां पर मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। ध्यान रहे ये जो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑब्जर्व हुआ है ये सिर्फ HBr के साथ ऑब्जर्व होता है, HCl, HF या HI के साथ ऑब्जर्व नहीं होता है। ठीक है ना, इस एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ HBr को अपन परऑक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट भी कहते हैं। परऑक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट। थोड़ा थोड़ा अगर इसके मैकेनिज्म के बारे में सोचें तो ये जो परऑक्साइड है ये इस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का काम कर रहा है। परऑक्साइड इस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का काम कर रहा है, और इसका ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड है। थोड़ा सा हीट करने पर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। थोड़ा सा हीट करने पर जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो इस तरह का एक रेडिकल मिलता है, एल्कोक्सी रेडिकल। फिर ये एल्कोक्सी रेडिकल जाकर HBr पर अटैक करता है और HBr का H+ एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। ऐसा होने के बाद ROH बन जाएगा और ब्रोमीन रेडिकल मिल जाएगा। फिर ये ब्रोमीन रेडिकल एल्कीन पर अटैक करता है और एल्कीन पर मोर स्टेबल फ्री रेडिकल बनाता है। ध्यान रहे यहां पर हैलोजन जब कॉर्नर पर लगेगा तब मोर स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा। अगर आप इस हैलोजन को सेंटर पर लगा दोगे, सेंटर पर इस वाले कार्बन पर, तो फिर लेस स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा। 1 डिग्री फ्री रेडिकल के मुकाबले 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, और फिर इस 2 डिग्री फ्री रेडिकल की फर्दर HBr से रिएक्शन होगी। यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा और ये H इस वाले फ्री रेडिकल के साथ अटैच हो जाएगा। इस तरह से चेन प्रोपागेट होती रहेगी। तो समझने और समझाने वाली बात यह है कि ये एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट जरूर है, पर इसमें कुछ भी इलॉजिकल नहीं हो रहा है। इसमें जो ब्रोमीन रेडिकल ऐड हो रहा है वो मोर स्टेबल फ्री रेडिकल ही बना रहा है। भले ये एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट हो, लेकिन इसमें जो इंटरमीडिएट में रेडिकल बन रहा है वो मोर स्टेबल ही बन रहा है। 2 डिग्री बन रहा है, 3 डिग्री नहीं बन रहा। ठीक है ना, तो HBr with peroxide will give a corner halogen। ठीक है, अगर कभी कोई क्वेश्चन इस तरह का आए कि 2 ब्रोमोप्रोपेन को 1 ब्रोमोप्रोपेन में कन्वर्ट करें तो कर लोगे? कन्वर्ट 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो ये ज्यादा मुश्किल काम नहीं है।
इसके लिए अपन को थोड़ा थोड़ा रिएक्शंस का पता होना चाहिए। एल्काइल हैलाइड्स की एक रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन भी होती है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। उसमें एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं तो वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है, और एल्कीन में कन्वर्ट होने के बाद इसमें अपन HBr का एडिशन करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, तो यह 1 ब्रोमोप्रोपेन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा ये तो एल्काइल हैलाइड से फॉर्मेशन की रिएक्शंस हुई। एक और रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड्स के केस में, वो NBS HBr स्मॉल अमाउंट में लेकर और एक नॉन पोलर सॉल्वेंट CCl4 लेकर करवाई जाती है। NBS क्या होता है जानते हो? NBS बोलते हैं एन ब्रोमो सक्सीनिमाइड को। इस रिएक्शन में डबल बॉन्ड पर अटैक नहीं होता, डबल बॉन्ड के पास वाले एलाइलिक पोजीशन पर हैलाइड बनता है। तो एन ब्रोमो सक्सीनिमाइड एलाइल ब्रोमाइड बनाने के काम आता है, एलाइल ब्रोमाइड, एन ब्रोमो सक्सीनिमाइड। आप लोग जानते होंगे सक्सीनिक एसिड के बारे में। सक्सीनिक एसिड इस तरह का 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं क्या? कृष्णा? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। ये 4 कार्बन वाला जो ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसको सक्सीनिक एसिड कहते हैं, ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है। और अगर मैं इसका अमोनिया से रिएक्शन करा दूं तो इसका अमाइड बन जाएगा। अमोनिया से रिएक्शन कराने पर ये अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इस अमाइड को अपन थोड़ा हीट कर दें, तो यहां से अमोनिया मॉलिक्यूल का लॉस हो जाता है ओवरऑल, और ये इस तरह के कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है जिसको अपन सक्सीनिमाइड कहते हैं, सक्सीनिमाइड। और इस सक्सीनिमाइड के नाइट्रोजन पर अगर ब्रोमीन अटैच्ड रहे, सक्सीनिमाइड के नाइट्रोजन पर अगर ब्रोमीन अटैच्ड रहे तो इस कंपाउंड का नाम होता है एन ब्रोमो सक्सीनिमाइड। और एन ब्रोमो सक्सीनिमाइड का ये नाइट्रोजन ब्रोमीन बॉन्ड अपने आप में एक वीक बॉन्ड होता है। इसके होमोलिटिक फिशन से करना यार। इसके होमोलिटिक फिशन से ब्रोमीन रेडिकल बनेगा, और फिर वो ब्रोमीन रेडिकल एलाइलिक पोजीशन पर अटैक करेगा। इसमें एलाइलिक पोजीशन पर ही ज्यादा अटैक क्यों होता है, डबल बॉन्ड पर अटैक क्यों नहीं होता? इस सब के रीजंस में भी हम ज्यादा नहीं जाएंगे। डबल बॉन्ड पर भी कुछ अमाउंट में अटैक होता है, लेकिन यहां पर हम मोर स्टेबल फ्री रेडिकल एलाइल रेडिकल बनाकर ब्रोमिनेशन करवाते हैं। तो अभी फिलहाल इतना याद रखो कि NBS जब भी रहे, कई बार HBr लिखेंगे, कई बार नहीं लिखेंगे, लेकिन अपन को ये मानकर चलना है कि HBr प्रेजेंट है। सिर्फ NBS CCl4 लिख देंगे तो भी अपन एलाइलिक हेलोजिनेशन करवाएंगे, ठीक है। इससे अपन बेंजाइल ब्रोमाइड भी बना सकते हैं। ये एलाइलिक और बेंजाइलिक दोनों पोजीशंस पर अटैक कर सकता है। NBS CCl4 टॉलुइन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बेंजाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। ये ब्रोमिनेशन एलाइलिक या बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन कराने के लिए अच्छा मेथड है, ठीक है। इसमें बस ये ध्यान रखना है कि फ्री रेडिकल इन्वॉल्व है, और इसमें फ्री रेडिकल जब भी इन्वॉल्व होगा तो उसका रेजोनेंस के बारे में भी हम सोच सकते हैं। एलाइलिक फ्री रेडिकल इसमें इन्वॉल्व है। NBS CCl4 की रिएक्शन कराया तो इसमें इतना याद रखना कि एलाइलिक पोजीशन पर एक फ्री रेडिकल बनता है,
और ये जो फ्री रेडिकल एलाइलिक पोजीशन पर बनेगा इसका अपन रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं। इस तरह से बॉन्ड ब्रेक करके इसका ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी लिखा जा सकता है। ये 2 डिग्री एलाइलिक फ्री रेडिकल था और ये 1 डिग्री एलाइलिक फ्री रेडिकल है। तो एनबीएस वाली रिएक्शन में फ्री रेडिकल इन्वॉल्व होता है। एचबीआर पेरोक्साइड वाली रिएक्शन में भी फ्री रेडिकल इन्वॉल्व होता है, लेकिन एचबीआर विदाउट पेरोक्साइड अगर करवाते हैं तो उसमें कार्बोकेटायन इन्वॉल्व होता है। कार्बोकेटायन रीअरेंज कर सकता है। इस तरह की बातें अपन को ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर ये 2 फ्री रेडिकल्स इन्वॉल्व हैं और इनका जब फिर ब्रोमिनेशन होगा तो अपन को 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। मोर स्टेबल फ्री रेडिकल के कोरिस्पॉन्डिंग मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। मोर स्टेबल फ्री रेडिकल 2 डिग्री है, इसके कोरिस्पॉन्डिंग अपन को मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन कुछ प्रोडक्ट लेस स्टेबल 1 डिग्री फ्री रेडिकल के कोरिस्पॉन्डिंग भी ऑब्टेन होगा। ठीक है, तो अभी तक अपन ने एल्केन्स से एल्काइल हैलाइड्स प्रिपेयर करने के बारे में जाना, क्लोरीनेशन या हैलोजन ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फिर एल्कीन से प्रिपेयर करने के बारे में जाना, एल्कीन्स की रिएक्शन ब्रोमीन से या क्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 एज अ मीडियम, या फिर HBr से HCl से Br2CCl4 में विस डाइहैलाइड बनेगा, HBr या HCl में मोनोक्लोरीनेशन या मोनोब्रोमिनेशन होगा और मोर स्टेबल कार्बोकेटायन के कोरिस्पॉन्डिंग मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आपको लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर हैलोजन अटैच करवाना है, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर, तो आप HBr का एडिशन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करवा सकते हैं, जिससे अपन को एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिलेगा। ये वाला रिएक्शन एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। इसके अलावा हमने एन-ब्रोमोसक्सिनिमाइड का यूज करने के बारे में भी जाना, जिसमें एलाइलिक पोजीशन पर ब्रोमिनेशन करवाया जाता है। इसके अलावा एल्काइल हैलाइड्स प्रिपेयर करने का एक तरीका, कई तरीके इनफैक्ट एल्कोहल से आते हैं, फ्रॉम एल्कोहल्स। ROH H+ इन एसिडिक मीडियम में हैलोजिनेशन, ROH की रिएक्शन HBr से या HCl से कराने पर RX मिलता है। इसी के कॉन्टेक्स्ट में एक इंपॉर्टेंट टेस्ट भी होता है, जिसको अपन लुकास टेस्ट कहते हैं। एल्कोहल्स का HCl या HBr के साथ जो रिएक्शन होता है वो 3 डिग्री एल्कोहल्स के साथ फास्टेस्ट होता है, 2 डिग्री एल्कोहल्स के साथ स्लोअर होता है और 1 डिग्री एल्कोहल्स के साथ स्लोएस्ट होता है। क्योंकि यह रिएक्शन कार्बोकेटायन फॉर्मेशन इन्वॉल्व करती है, HCl या HBr के साथ होने वाली रिएक्शन, एल्कोहल की HCl या HBr के साथ जब रिएक्शन होती है तो उसमें कार्बोकेटायन बनता है। पहले इस ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां से H+ को एब्स्ट्रैक्ट करता है, H+ को एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद फिर यहां से वाटर मॉलिक्यूल डिपार्ट करेगा। वाटर मॉलिक्यूल डिपार्ट करने के बाद कार्बोकेटायन बनेगा और कार्बोकेटायन बनने के बाद फिर यहां पर क्लोराइड एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, और आप लोग ये समझते होंगे कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है, एज कंपेयर टू 2 डिग्री या 1 डिग्री कार्बोकेटायन।
तो जो 3 डिग्री या टर्शियरी अल्कोहल्स हैं, 3 डिग्री या टर्शियरी अल्कोहल्स, उनसे 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है और इस वजह से मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनने की वजह से HCl की रिएक्शन 3 डिग्री अल्कोहल्स के साथ फास्टेस्ट होती है। यहां पर अपन जिंक क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। वैसे 3 डिग्री अल्कोहल के साथ आपको इसको कैटलिस्ट के तौर पर यूज करने की जरूरत भी नहीं है। अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है और इस रिएक्शन के होने पर व्हाइट टर्बिडिटी ऑब्जर्व होती है, व्हाइट कलर के फ्यूम्स बनते हुए ऑब्जर्व होते हैं। अगर व्हाइट टर्बिडिटी विद इन सेकेंड्स ऑब्जर्व हो जाए, विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, तो अपन बोलेंगे कि 3 डिग्री अल्कोहल रहा होगा। और अगर 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्कोहल है, फिर जो कार्बोकेटायन बनेगा वो एक रिलेटिवली लेस स्टेबल 2 डिग्री कार्बोकेटायन होगा और लेस स्टेबल कार्बोकेटायन अगर बन रहा है तो एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर ज्यादा होगा। याद है एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर? अगर एक लेस स्टेबल इंटरमीडिएट बन रहा है तो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर ज्यादा होगा और एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर अगर ज्यादा है तो रिएक्शन स्लो हो जाएगी। तो सेकेंडरी अल्कोहल्स के साथ HCl की रिएक्शन रिलेटिवली स्लो होती है। यहां पर फाइनली अपन को 2 डिग्री हैलाइड मिलता है, 2 डिग्री क्लोराइड मिलता है और व्हाइट टर्बिडिटी, व्हाइट कलर के फ्यूम्स ऑब्जर्व होते हैं। लेकिन ऐसा ऑब्जर्व होने में कुछ टाइम लगेगा, सिग्निफिकेंट रिएक्शन होने में 5-10 मिनट्स लगेंगे। जबकि 1 डिग्री अल्कोहल्स के साथ HCl की रिएक्शन ज्यादा होती ही नहीं है, क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकेटायन एक्सट्रीमली अनस्टेबल होता है। 1 डिग्री कार्बोकेटायन भी एक्सट्रीमली अनस्टेबल होता है और यहां पर अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करा जाए तो वो भी मुश्किल है। पहले OH2+ बनाकर फिर हम Cl- को बोलें कि आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करा दो, कार्बोकेटायन बनाए बिना सब्स्टिट्यूशन करा दो, तो वो भी डिफिकल्ट है क्योंकि Cl- अपने आप में एक वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। इस वजह से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन भी स्लो है और कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन भी यहां पर इम्प्रॉबेबल है। तो यहां पर रिएक्शन काफी कम होती है और व्हाइट टर्बिडिटी ऑब्जर्व होने में काफी टाइम लगेगा, आवर्स लग सकते हैं। व्हाइट टर्बिडिटी आफ्टर अ फ्यू आवर्स। आफ्टर अ फ्यू आवर्स। तो ये व्हाइट टर्बिडिटी कितने टाइम में ऑब्जर्व हुई है, इसके बेसिस पर हम एल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। प्राइमरी, टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी अल्कोहल्स के बीच में डिस्टिंग्विश करने का, उनको आइडेंटिफाई करने का ये एक टेस्ट है, एक मेथड है। ठीक है ना? और इस टेस्ट का नाम है लुकास टेस्ट। व्हाइट टर्बिडिटी कितने टाइम में ऑब्जर्व हुई उसके बेसिस पर हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स में। Distinguishing between 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohols। तो ये रिएक्शन अपने आप में एक टेस्ट का काम भी करती है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल्स के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए एक विक्टर मेयर टेस्ट भी होता है, लेकिन फिलहाल वो अपने सिलेबस के स्कोप से बाहर है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं, इसलिए उस तरफ अपन नहीं जा रहे। ये जो रिएक्शन है इसमें कार्बोकेटायन फॉर्मेशन इन्वॉल्व होती है, स्पेशली 3 डिग्री और 2 डिग्री कार्बो अल्कोहल्स रहेंगे तो कार्बोकेटायन बनेंगे। इसका मतलब यहाँ पर रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। इसलिए आपको हर रिएक्शन के कॉन्टेक्स्ट में इतना जरूर समझ लेना है कि उसमें कार्बोकेटायन एज एन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व है या फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट के तौर पर इन्वॉल्व है, उसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है या नहीं। फ्री रेडिकल्स तो रीअरेंज नहीं करेंगे, लेकिन कार्बोकेटायंस रीअरेंज कर सकते हैं। जब भी एक मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनने की पॉसिबिलिटी होगी,
हाइड्राइड या मिथेनाइड शिफ्टिंग से, तो कार्बोकेटायन रीअरेंज करेगा ही करेगा और मेजर प्रोडक्ट रीअरेंज्ड कार्बोकेटायन के बाद ही बनेगा। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। अगर आपको रीअरेंजमेंट नहीं करवाना, आप एक ऐसा मैकेनिज्म चाहते हैं जिसमें कार्बोकेटायन इन्वॉल्व ना हो, तो फिर आप PCl5 या PCl3 के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, जिससे कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नो रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। इसमें कार्बोकेटायन इन्वॉल्व नहीं है। ऐसे ही ROH की रिएक्शन SOCl2 से भी करवाते हैं। SOCl2 के साथ अल्कोहल्स की रिएक्शन करवा के एल्काइल हैलाइड बनाना एक अच्छा मेथड है, क्योंकि इसमें जो दो साइड प्रोडक्ट्स मिलते हैं SO2 एंड HCl, वो दोनों के दोनों गैसेस होते हैं। साइड प्रोडक्ट्स आर गैसेस and they escape from the reaction vessel, और ये गैसेस रिएक्शन वेसल से एस्केप कर जाती हैं। इस वजह से हमें एक्सक्लूसिवली अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाता है, और यहां पर एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, यहां पर कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है। So SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाना, दिस इज अ गुड मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग एल्काइल क्लोराइड्स। PBr3 और PI3 रिलेटिवली अनस्टेबल होते हैं। PBr3 और PI3 रिलेटिवली अनस्टेबल होते हैं, इसलिए उनको हम रिएक्शन के समय ही प्रिपेयर करवाते हैं। P4 और I2 या P4 प्लस Br2 लेकर एट द टाइम ऑफ रिएक्शन ही इनको हम प्रिपेयर करते हैं, PI3 या PBr3 को बाहर से लेकर नहीं आते। एट द टाइम ऑफ रिएक्शन ही रेड फॉस्फोरस और आयोडीन की रिएक्शन करवा के PI3 ऑब्टेन करते हैं। इस तरह से PI3 को उसी समय बनाना इन सीटू फॉर्मेशन कहलाता है, इन सीटू प्रोडक्शन ऑफ PI3, और इसके जरिए फिर हम RI या RBr ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये भी अल्कोहल्स की रिएक्शंस हैं एल्काइल हैलाइड्स के प्रिपरेशन के लिए। एल्काइल आयोडाइड्स को बनाना और एल्काइल फ्लोराइड्स को बनाना रिलेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। एल्काइल फ्लोराइड्स को बनाने के लिए एक स्पेशल रिएक्शन है जिसको बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन एल्काइल फ्लोराइड के प्रिपरेशन के काम आती है, इसको बस आप याद रख लें। स्वार्ट्स रिएक्शन में एल्काइल ब्रोमाइड या एल्काइल क्लोराइड से ही एल्काइल फ्लोराइड तक पहुंचते हैं। पहले ब्रोमाइड या क्लोराइड बना लिया, फिर उसकी रिएक्शन एक मेटल के फ्लोराइड के साथ करवाते हैं, AgF या COF2 या SbF3। 3-4 कंपाउंड्स NCERT टेक्स्ट बुक में मेंशन्ड है, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल क्लोराइड से ही एल्काइल फ्लोराइड तक अपन पहुंचते हैं, और इस रिएक्शन को बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। ऐसे ही आयोडीनेशन के लिए भी एक इंटरेस्टिंग रिएक्शन है जिसको अपन आयन एक्सचेंज रिएक्शन कह सकते हैं। इसका नेम है फिंकलस्टाइन रिएक्शन। तो ये रिएक्शंस के नाम आपको डेफिनेटली याद रखने पड़ेंगे, इसके लिए आपको मल्टीपल टाइम्स लिखकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिंकलस्टाइन रिएक्शन, इसमें फिर से एल्काइल ब्रोमाइड लेते हैं और उसकी रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से कराते हैं, और मीडियम एसीटोन या कोई दूसरा पोलर एप्रोटिक मीडियम लेते हैं। ठीक है ना, पोलर एप्रोटिक समझते हो? ऐसा मीडियम जिसमें
एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो। एसीटोन में जो हाइड्रोजन अटैच्ड हैं वो कार्बन से अटैच्ड हैं, ऑक्सीजन से अटैच्ड नहीं है। ऐसे सॉल्वेंट को अपन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में एनायंस को स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स डोंट प्रोवाइड स्टेबलाइजेशन या सॉल्वेशन टू एनायंस। H प्लस हाइड्रोजन विद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता तो फिर एनायंस को स्टेबलाइजेशन ज्यादा मिलता, लेकिन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में एनायंस को ज्यादा स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता। NaI की जब RBr से रिएक्शन कराते हैं तो बेसिकली एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, इसमें Ri प्लस NaBr मिलता है। RCl लोगे तो NaCl मिलेगा। तो यहां पर समझने वाला पॉइंट जो है वो ये है, इसको ध्यान से समझना। देखो F माइनस के मुकाबले Cl माइनस का साइज बड़ा है, Cl माइनस के मुकाबले Br माइनस का साइज बड़ा है, Br माइनस के मुकाबले I माइनस का साइज बड़ा है। तो I माइनस में एक बड़े साइज में नेगेटिव चार्ज फैला हुआ है, बड़े वॉल्यूम में नेगेटिव चार्ज फैला हुआ है, तो I माइनस वैसे ही अपने आप में स्टेबल हो जाता है क्योंकि उसका नेगेटिव चार्ज एक बड़े वॉल्यूम में स्प्रेड है। भले ही उसको सॉल्वेंट स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड ना करे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स उसको अच्छे से सराउंड ना करें, लेकिन फिर भी उसका वॉल्यूम बड़ा है, उसमें नेगेटिव चार्ज एक बड़े स्पेस में है, इस वजह से वो पहले से ही स्टेबल रहता है रिलेटिवली। लेकिन क्लोराइड या ब्रोमाइड अनस्टेबल फील करते हैं उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो क्लोराइड को स्टेबलाइजेशन कम मिलता है। रिलेटिव स्टेबिलिटी इन एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में I माइनस की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, Cl माइनस की कम होगी, और Cl माइनस की स्टेबिलिटी कम होने के कारण NaCl या NaBr एसीटोन में डिसॉल्व नहीं होते। एसीटोन में डिसॉल्व इसलिए नहीं होते क्योंकि Cl माइनस और Br माइनस को सॉल्वेंट्स में स्टेबलाइजेशन नहीं मिल रहा। तो ये जो है, ये प्रोडक्ट जो है ये सॉल्वेंट में ज्यादा डिसॉल्व ही नहीं होता, एंड दिस प्रोडक्ट गेट्स प्रेसिपिटेटेड आउट। ये सॉल्यूशन से बाहर चला जाता है, एसीटोन से बाहर चला जाता है, और जब ये एसीटोन से बाहर चला जाता है तो उस प्रोडक्ट का अमाउंट सॉल्यूशन में कम हो जाता है, और जब प्रोडक्ट का अमाउंट सॉल्यूशन में कम हो जाता है तो लीच एटेलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर प्रोडक्ट सॉल्यूशन से बाहर जा रहा है, प्रोडक्ट को हम एक तरह से रिमूव कर रहे हैं सिस्टम से, तो हमारी रिएक्शन आगे की तरफ ड्राइव होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। तो ये वाली जो रिएक्शन है इसमें इक्विलिब्रियम रहता है, लेकिन वो इक्विलिब्रियम में जब प्रोडक्ट रिमूव होता जाता है सिस्टम से तो वो रिएक्शन आगे की तरफ शिफ्ट होती जाती है। इस रिएक्शन के बारे में कुछ बातें यहां से अपन रीड कर लेते हैं। Alkyl iodides are often prepared by the reaction of alkyl chlorides or bromides with NaI in dry acetone. Dry acetone का मतलब वहां पर वाटर प्रेजेंट नहीं है। इस रिएक्शन को फिंकलस्टाइन रिएक्शन कहते हैं। और NaCl या NaBr जो बनता है वो ड्राई एसीटोन में प्रेसिपिटेट हो जाता है, क्योंकि उसको एसीटोन में स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता, तो वो एसीटोन से बाहर चला जाता है। और जब प्रोडक्ट सॉल्यूशन से बाहर चला जाएगा तो फिर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी अकॉर्डिंग टू लीच एटेलियर्स प्रिंसिपल। तो इस स्पेशल रिएक्शन का नाम है फिंकलस्टाइन रिएक्शन। तो ये डिफरेंट मेथड्स थे एल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर करने के। एक और मेथड है, इसको हंस डायकर रिएक्शन कहते हैं। हंस डायकर रिएक्शन, उसमें पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट बनाते हैं, AgOH के साथ रिएक्शन करवा के कार्बोक्सिलिक एसिड का एक सिल्वर सॉल्ट बनाते हैं।
और उसके बाद रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन के साथ, हीटिंग करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड मीडियम में। ऐसा करने से एल्काइल ब्रोमाइड बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। इस रिएक्शन में जो एल्काइल ब्रोमाइड मिलेगा वो पेरेंट चेन के मुकाबले एक कार्बन कम कंटेन करेगा। तो इस रिएक्शन का नाम है हेंस डायकर रिएक्शन। तो ये वेरियस मेथड्स थे एल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर करने के। एक बार फिर से अगर अपन समराइज करें तो एक मेथड था एल्केन से प्रिपेयर करने का, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। एल्कीन से प्रिपेयर करने के लिए ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 या क्लोरिनेशन इन CCl4। कार्बोकेटायन फॉर्मेशन इन्वॉल्व करने वाला HBr या HCl का रिएक्शन जिसमें मार्कोनिकोव एडिशन होगा, ठीक है, या फिर HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड लेंगे तो एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होगा, या फिर एलाइलिक ब्रोमिनेशन के लिए एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड लेकर एलाइलिक पोजीशन या बेंजाइलिक पोजीशन पर ब्रोमिनेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा कई मेथड्स अल्कोहल से बनाने के हैं। एक जनरल मेथड तो HX, HCl या HBr के साथ रिएक्शन करवाना है जिसमें कार्बोकेटायन बनता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल रहेगा तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। 1 डिग्री अल्कोहल्स इस तरह से ज्यादा रिएक्ट ही नहीं करते क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकेटायंस काफी अनस्टेबल होते हैं। इसके अलावा कुछ रिएक्शंस और हैं जैसे PCl5 या PCl3 के साथ, SOCl2 के साथ, रेड फास्फोरस और आयोडीन के साथ। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस रिएक्शंस जिसमें से स्वार्ट्स रिएक्शन एल्काइल फ्लोराइड फॉर्मेशन के लिए है, ये नाम भी याद रखना जरूरी है। फिंकलस्टाइन रिएक्शन एल्काइल आयोडाइड्स के लिए है। हंस डायकर रिएक्शन यूजुअली एल्काइल ब्रोमाइड्स के लिए है। तो ये स्पेसिफिक एल्काइल हैलाइड्स के लिए हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला सेक्शन है वो भी आप अपने लेवल पर पढ़ लीजिएगा। एराइल हैलाइड्स की फॉर्मेशन पर अपन अगली बार बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज जज करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, इसको बस अच्छे से रीड कर लो। एल्काइल हैलाइड्स कलरलेस होते हैं, लाइट में एक्सपोज करने पर वो कलर डेवलप कर लेते हैं। मोलर मास बढ़ेगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। इस तरह की बातें आई थिंक आप अपने लेवल पर रीड कर सकते हैं। अगर आइसोमर्स हैं तो मतलब सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होती जाएगी उतना ही बॉइलिंग पॉइंट घटता जाएगा। तो ये एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ये सैक ब्यूटाइल ब्रोमाइड है 2 डिग्री, ये टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होती जा रही है उतना सरफेस एरिया कम होता जा रहा है, और सरफेस एरिया अगर कम होता जाएगा तो पड़ोसी मॉलिक्यूल्स के साथ उसका इंटरेक्शन कम हो जाएगा। इंटरेक्शन कम हो जाएगा तो अट्रैक्शंस कम हो जाएंगे, आपस के अट्रैक्शंस कम हो जाएंगे तो बॉयल करना आसान हो जाएगा। आपस के अट्रैक्शंस स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो बॉयल करने के लिए मुश्किल आएगी, मतलब हायर टेम्परेचर तक ले जाना पड़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट सीधा सीधा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस पर डिपेंड करता है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स वाला सेक्शन आप एक बार अपने लेवल पर रीड कर लेना। इससे आगे बढ़ते हुए अब हम हेलो एरीन्स का प्रिपरेशन और एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शंस, इनके बारे में अगली बार बात करेंगे। आज के डिस्कशन को अपन यहीं पर रोकना चाहेंगे। अगर आपके कुछ प्रॉब्लम्स या डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं।